खबरदार तक पर दिखाए जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है बम्बई का बाबू। 1960 ईस्वी में इस फिल्म ने पहले पर्दे पर आकर धूम मचा दी थी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राज खोसला ने किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देव आनंद और सुचित्रा सेन ने। सुचित्रा सेन की यह दूसरी हिंदी फिल्म थी, हालांकि उन्होंने 4 ही हिंदी फिल्म किए थे और उसमें यह फिल्म दूसरी थी, जिसमें अपनी बेहतरीन अदाकारी से उसने माया की भूमिका में एक नया जान डाल दिया था। इसके अलावा इस फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकार राशिद खान, अचला सचदेव, जीवन ने भी अपने अदाकारी से इस फिल्म को बुलंदियों तक पहुंचाने में बड़ी मदद की थी। वैसे तो चबा चबा कर बोले जाने वाले कोई डायलॉग इसमें थे नहीं, लेकिन दिल की गहराइयों से निकलने वाला, जिसे सुनकर आज भी वह लोगों के दिल में समा जाने के लिए बेताब रहता है, वैसे कई डायलॉग थे। माया की जब डोली निकल रही होती है और कुंदन वहां जाता है तो माया उससे कुछ बोलने के लिए कहती है। इस पर कुंदन कहता है कि जब तुम घर में थी तब मैं बाहर वाला था और जब मैं घर में हूं तो तुम बाहर की हो गई। माया कहती है कि मैं सारी बातों को जानती हूं, लेकिन इस धोखे में ही हर कोई खुश है, माँ भी, पिताजी भी, तुम भी और मैं भी। तुम पूरी दुनिया को ठगने चले थे और खुद ही ठगा गए। इस फिल्म के गाने भी लाजवाब थे, एक से बढ़कर एक श्रुति मधुर गाने इस फिल्म में पिरोए गए थे। कई गानों ने उस वक्त बड़ी धूम मचाई थी और कई महत्वपूर्ण बातें गानों के माध्यम से भी कही गई थी। बाजे दुनिया तेरा ढोल रे, तक दुम तक दुम तक दुम तक दुम तक दुम तक दुम, जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा पोल रे, तक दुम दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ बाहर आई हो, दीवाना मस्ताना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिमन्ना। चल रही सजनी अब क्यों रोए, कजरा न बजाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्यों रोए। तो आइए जानते हैं इस फिल्म बम्बई की बाबू की पूरी कहानियत, जिसमें शुरू में ही जो सस्पेंस उत्पन्न होता है वह अंत तक बना रहता है। आइए विस्तार से इस फिल्म की पूरी कहानी को सुनते हैं। फिल्म बम्बई की बाबू की शुरुआत बम्बई की सड़क पर दौड़ रही एक जीप से होती है, जो एक जेल के पास आकर रुकती है। उस जेल से बाबू नामक एक अपराधी निकलता है, जिसकी भूमिका इस फिल्म में देव आनंद ने निभाई है। टैक्सी में बैठा दूसरा अपराधी पूरी गर्मजोशी के साथ बाबू को रिसीव करता है और अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां इस समय ताश का खेल चल रहा है। यहाँ भी बाबू पूरे गर्मजोशी से सबसे मिलता है और यह पूछने पर कि जेल में कैसी कटी बताता है कि खूब मज़े से 4 महीने जेल में गुजरे। तब इन अपराधियों में से एक अपराधी बाली बाबू को एक विशेष काम बताने की बात कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसके अनुसार यह काम सिर्फ बाबू ही कर सकता है, क्योंकि वह देखने सुनने में एक भला आदमी लगता है। बाकी के अन्य अपराधी तो दूर से ही अपराधी देखने में लगते हैं। बल्ली बाबू को अकेले में लाकर एक योजना बताता है कि बाबूलाल मेहता नामक एक अमीर का रोल करते हुए बैंक जाकर उसके खाते से पैसे निकाल कर ले आए।
इस पर बाबू बल्ली के हाथ में एक गहना देखकर उसे यह पूछता है कि क्या कोई लड़की का चक्कर है, तो बाली नहीं में जवाब देते हुए बाबू को बताता है इस व्यक्ति का 5 साल का एक छोटा बच्चा बिछड़कर यहाँ आ गया था। उसे अपने घर परिवार के ठिकाने का भी पता नहीं था। फिर एक दिन उसकी जान चली गई। इसके बाद उसके पास से मुझे जेवर के रूप में उसकी अंतिम निशानी मिली है। इस बात को सुनने के बाद बाबू सॉरी कहकर बल्ली की इस योजना में शामिल होने से इनकार कर देता है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। मुंबई में पदस्थापित एक पुलिस इंस्पेक्टर अमित बाबू के जेल से निकलने और फिर अपराधियों के साथ चले जाने की घटना को देखकर अपने पुराने दिनों की याद में खो जाता है, जब वह और बाबू दोनों गहरे मित्र हुआ करते थे। दोनों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और अच्छी तालीम हासिल की थी। एक दिन दोनों के मन में कौतूहलवश एक चोरी करने का विचार आया और ऐसा करते हुए दोनों पकड़े गए। मेरे पिताजी अमीर थे, इसलिए उन्होंने मेरी जमानत ले ली, लेकिन बाबू के पिता अमीर नहीं थे, इसलिए उनकी किसी ने जमानत नहीं ली। बाबू किशोर सुधार गृह के अंदर से बार बार चिल्लाता रहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए पिताजी, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया और बाबू किशोर सुधार गृह के अंदर अपराधियों के बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद जब वह वहाँ से निकलकर मेरे पास आया तो न मेरे पिताजी ने और न मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे ढांढस बंधाया। उल्टे सब ने उसे चोर और अपराधी कहकर अपमानित किया। बाबू के जेल से निकलने के बाद उसका दोस्त अमित उसके ठिकाने पर आकर अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसे थाना ले आता है और यहाँ उसे एक बार फिर से अपराध की दुनिया से नाता तोड़ने के लिए कहता है। इस पर बाबू उसे टका सा जवाब देते हुए कहता है कि किशोर सुधार गृह से निकलकर मैं सीधे तुम्हारे ही पास तो गया था। तुमने मुझे एक नौकरी भी लगवा दी थी, लेकिन जिस परिवार में तुमने मेरी नौकरी लगाई थी, एक दिन उस परिवार वाले ने मुझ पर गले का हार चुराने का आरोप लगा दिया और तब मामले की तहकीकात करने के क्रम में मेरे द्वारा उस मामले में निर्दोष बताए जाने के बावजूद तुमने मेरी तलाशी ले ली थी। भले ही वह हार बाद में उस दंपत्ति की बेटी के गले में ही मिली, क्योंकि वह हड़बड़ी में घर में किसी को बताए बिना वह हार पहनकर पार्टी में चली गई थी। लेकिन तुमने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और किसी ने नहीं किया, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मेरा विश्वास पूरे दुनिया ही से उठ गया। ऐसा कहकर अमित को थाना में छोड़कर बाबू वहाँ से उठकर चल देता है। थाना से उठकर बाबू उस अनाथालय के बच्चों से मिलने चला आता है, जिसका संचालन उसके द्वारा अपराध कर्म से प्राप्त पैसे से किया जाता है। बच्चे बाबू को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और बाबू से पूछते हैं कि इतने दिनों तक वह कहाँ चले गए थे। तब काफ़ी असमंजस की स्थिति में बाबू बताता है कि वह एक नई दुनिया में चला गया था, जहाँ हर कोई बराबर है, एक जैसा खाना, एक जैसा पहनना, एक जैसा रहना। जब बच्चे भी उस दुनिया में जाने की जिद करते हैं तो बाबू भावुक हो जाता है और कहता है कि भगवान न करे तुम में से किसी को इस दुनिया में आना पड़े। बल्कि वह तो बच्चों को उत्साहित करते हुए कहता है कि तुम लोग तो अपने मेहनत से, अपने जज्बातों से एक नई दुनिया बनाओगे। इस पर बच्चे पूछते हैं कि आखिर इस दुनिया में क्या परेशानी है जहाँ आप गए थे, और वह इस दुनिया में क्यों नहीं जा सकते। इस पर बाबू एक ढोल की कहानी के सहारे इस दुनिया के सारे पोल को खोल कर रख देता है। बाबू को अनाथालय के बच्चों के साथ इस प्रकार मस्ती करते हुए देख बाबू का दोस्त इंस्पेक्टर अमित एक बार फिर से बाबू को अपराध की दुनिया से यह कहकर निकालने का प्रयास करता है कि जैसे बच्चे तुम्हें प्रिय है वैसे ही तुम मुझे प्रिय हो, और जैसे तुम चाहते हो कि बच्चे अपराध की दुनिया में नहीं आए, वैसे मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपराध की दुनिया से बाहर आ जाओ। बाबू अपने दोस्त इंस्पेक्टर अमित से कुछ ज़्यादा कहे बगैर वहाँ से निकलकर अपने उस गैंग में चला जाता है जिसका नेतृत्व बल्ली करता है, जिसकी भूमिका जगदीश राज ने निभाई है। बाबू के बल्ली गैंग के अड्डे पर आने से बल्ली समेत सभी अपराधी काफ़ी खुश हो जाते हैं और बल्ली की योजना के अनुसार सभी को वह बता रहा है कि बैंक लूट को अंजाम देने में किसकी क्या भूमिका होगी। लेकिन इस बात को सुनकर बाबू उसके गैंग के साथ देने से साफ इनकार करता है। इस पर बल्ली उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे लिए इस गैंग से बाहर जाना संभव नहीं है, क्योंकि शराफत की ज़िंदगी जीने के प्रयास में तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, दूसरे गैंग के द्वारा तुम्हें कई प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे जान जाने की भी संभावना है। लेकिन यह गैंग नहीं चाहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए चलो मिलजुल कर काम करते हैं। लेकिन बाबू कहता है कि अब उसने अपराध छोड़ने का विचार कर लिया है
और फिर वह वहाँ से चला जाता है। एक मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर बल्ली गैंग के कई ठिकानों पर बाबू के दोस्त इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में छापा पड़ता है और उसके कई अपराधी पकड़े जाते हैं। बल्ली अपने दोस्तों के बीच कहता है कि जो सामान तस्करी के बचे हुए हैं उसी दूसरी जगह छुपा लो और इस अड्डे में रहने की जगह पर भाड़े पर दूसरी जगह रहने का प्रबंध करो। साथ ही वह अपने साथियों के पकड़े जाने को लेकर बाबू पर शक करता है। बल्ली के जमानत मिलने पर बाबू का दोस्त इंस्पेक्टर अमित उसे समझाता है कि बल्ली को उस पर संदेह था और अब उसकी जमानत हो गई है, ऐसे में वह उसकी हत्या भी कर सकता है। बेहतर होगा कि तुम बम्बई से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। लेकिन बाबू बल्ली के अड्डे पर चला जाता है और बल्ली से ऐसा गलतफहमी न पालने का अनुरोध करता है, लेकिन बल्ली पर तो इस समय बाबू को जान से मार देने का भूत सवार है। इसी क्रम में जब वह बाबू पर चाकू से वार करता है तो बाबू चाकू के वार से खुद को बचाते हुए बल्ली पर हमला बोल देता है और पैर से उसे मारता है, जिससे बल्ली की जान चली जाती है। इसके बाद बाबू वहां से ट्रेन पकड़कर पठानकोट से भी आगे जोगेंद्र नगर स्टेशन पर आकर उतर जाता है। यहाँ जब स्टेशन से उतरकर वह आगे क्या करना है इसकी योजना बना रहा होता है तो साधु वेश में एक व्यक्ति उसे बाबू का कर संबोधित करता है कि वह कब से इसे खोज रहा है। इस पर बाबू पूछता है कि उसने कैसे जाना कि मैं बाबू हूँ। तो वह कहता है कि वह तो हर पैंट शर्ट पहने हुए लोगों को बाबू ही कहता है और उसे सिर्फ पैसा चाहता है, हो सके तो कुछ पैसे दे दो बाबू। इस पर बाबू उसे पैसा देता है। फिर बाबू एक स्टॉल पर सिगरेट पीने जाता है। तभी स्टॉल वाला पुलिस का जिक्र करता है कि आज किसे फंसाना है, तो पुलिस वाला कहता है कि हत्या का अपराधी आने वाला है। तब उसकी इस हरकत को एक व्यक्ति देख रहा है जो अपने आपराधिक मिशन में उसे लेने की बात करते हुए बाबू को एकांत में ले जाता है और बताता है कि इस गांव के जमींदार का बेटा कुंदन 5 वर्ष की अवस्था में कहीं खो गया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। वह कहकर उस बेटे कुंदन के रूप में जमींदार के पास चला जाए और उसका उम्र भी कुंदन के ही बराबर है। ऐसे में जमींदार तथा उसके परिवार के लोगों को उसे लेकर कोई शक नहीं होगा। फिर पूरे जमींदार से का विश्वास जीतकर एक दिन उसके सारे खजाने को खाली कर मेरे पास पहुंचा देना। हम दोनों इसे बांट लेंगे और उस पैसे से ऐश करेंगे। भगत नाम का यह अपराधी बाबू से यह भी कहता है कि अगर खुदा न खास्ते बम्बई की पुलिस यहाँ आ भी जाती है तो भी वह बाबू को नहीं पहुँचाएगा। बाबू के फरार हो जाने के बाद इंस्पेक्टर अमित जांच के क्रम में घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां उपस्थित लोगों से उसे पता चलता है कि दरअसल बल्ली ही बाबू को मारना चाहता था। ऐसे में जब बाबू उसे यह बताने का प्रयास करता है कि वह उस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दे कि उसने पुलिस को इस बारे में कोई खबर दी है, लेकिन बल्ली के सिर पर बाबू की जान लेने का भूत सवार था। उसने चाकू से बाबू पर वार कर उसकी जान लेने का प्रयास किया। इसी क्रम में दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, जिसमें चोट लग जाने से बल्ली की मौत हो गई। तब इंस्पेक्टर अमित ने सभी प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाकर इस आशय का बयान दर्ज कर लिया कि बाबू ने बल्ली की हत्या नहीं की, बल्कि बाबू द्वारा अपनी जान बचाने और दोनों के बीच हो रहे मुठभेड़ के दौरान चोट लगने से बल्ली की मृत्यु हुई है। बाबू कुंदन बनकर जमींदार शाहजी, जिसकी भूमिका नजीर हुसैन ने निभाई है, उसकी हवेली में जाना नहीं चाहता है। वह पकड़े जाने की बात करता है। इस पर भगत, जिसकी भूमिका रशीद खान ने निभाई है, उससे कहता है कि सारी बातें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम सिर्फ वहाँ जाने की तैयारी करो। फिर वह कुंदन के नाम से एक खत शाहजी के नाम भेजता है, जिससे शाहजी का पूरा परिवार खुश हो जाता है। हालांकि चिट्ठी के वक्त शाहजी की बेटी माया, जिसकी भूमिका सुचित्रा सेन ने निभाई है, वह वहाँ नहीं होती है और उसका मुनीम, जिसकी भूमिका धूमल ने निभाई है, उस खत के आधार पर आने वाले के कुंदन होने पर थोड़ा उसे संदेह है। लेकिन शाहजी अपने बेटे के 20 वर्ष के बाद भी पहचान लेने की बात कर उसकी अगवानी करने के लिए आने लगता है। शाहजी की पत्नी यानी कुंदन की माँ, जो अपने बेटे के इंतजार में रो रो कर अपना आँख खराब कर चुकी है, वह उसकी बोली सुनने को तरस रही है। इधर शाहजी का परिवार कुंदन को लाने के लिए आ रहा होता है। उधर कुंदन बना बाबू भगत से बार बार ऐसे अपराध न करने की बात करते हुए बताता है कि वह बम्बई में तो ऐसे ही अपराध कर रहा था, अपराध की उस दुनिया से निकलने के लिए ही तो वह वहाँ से भाग कर यहाँ आया है। इस पर भगत उसे डराता है कि अगर वह उसे 2 दिन में पहचान सकता है और सारी बातें उसकी जान सकता है कि वह अपराधी है और हत्या कर भागा है, तो पुलिस को इसे पता लगाने में कितनी देर लगेगी। 2-4 दिन में वह गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा। फिर वह कुंदन बने बाबू से कहता है कि मैंने इस योजना पर पहले ही से काम करना शुरू कर दिया था।
मुझे सिर्फ तुम्हारे जैसे एक नौजवान की ज़रूरत थी, तुम नहीं तो किसी और को ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम तो जेल चले जाओगे। तब जाकर कुंदन मना बाबू शाह जी के परिवार में जाने के लिए तैयार होता है। एक गाड़ी से जैसे ही कुंदन मना बाबू जोगेंद्र नगर में उतरता है तो उसे लेने आया शाह जी का मुनीम गलती से दूसरे व्यक्ति को ही कुंदन समझ लेता है। तब वह व्यक्ति उसे कुंदन नहीं होने की बात बताता है। तब तक कुंदन मना बाबू इशारे इशारे में उसे बताता है कि वही कुंदन है, और फिर उसे सामान उतारने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने पिताजी को ढूंढता है, लेकिन मुनीम यह कहकर उसे एक बग्गी पर बैठकर घर जाने के लिए कहता है कि पिताजी यहाँ आते तो इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मन में तरह तरह के तर्क वितर्क करता हुआ कुंदन मना बाबू जमींदार शाह जी के घर आकर सभी से मिलता है और पूरी साफगोई से हर किसी के सवाल का जवाब देकर अपने आप को कुंदन मानने के लिए मजबूर कर देता है। माँ की जलेबी वाली बात को भी वह संभाल लेता है कि बहन माया के लिए वह अलग से जलेबी रख रहा है, जैसा कि वह बचपन में अक्सर करता था। लेकिन माया, जिसकी भूमिका सुचित्रा सेन ने निभाई है, उसे थोड़ी शंका होती है और वह तरह तरह के सवाल कुंदन से करती है कि वह कैसे बिछुड़ गया था, उसे कौन ले गया था, उसे क्या घर का पता मालूम था, और अगर मालूम था तो इतने दिनों तक वह क्यों नहीं आया। लेकिन एक भिखमंगे की कहानी के सहारे बाबू जो कुंदन बनकर उस घर में गया है, वह उसके सारे सवालों का जवाब देकर उसे संतुष्ट कर यह वचन ले लेता है कि उसके पीछे की कहानी को वह नहीं कुरे देगी, क्योंकि इससे उसे बहुत दुख होता है, और फिर वह आराम करने चला जाता है। इधर माया की सहेलियाँ उसकी बहन उसके भाई को देखने के लिए उसके घर आ जाती है और माया माया चिल्ला रही होती है। माया अपनी सभी सहेलियों को अपने भाई के ऊपर कमरे में होने की बात कर कुंदन के पास यह कहने चली जाती है कि मेरी सहेलियां आ रही हैं, तुम यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये लड़कियां बड़ी नटखट हैं। लेकिन कुंदन कहता है वह यहीं रहेगा। उसके बाद माया की सहेली वहाँ आती है और सब मिलकर नाचते गाते हैं। कुंदन के पिता अपने माँ और बेटे के वापस आने से काफ़ी खुश हैं, चाहते हैं कि जल्दी ही कुंदन सारी संपत्ति की देखभाल करना शुरू कर दे। इसके लिए वह मुनीम जी को यह आदेश देते हैं कि कुंदन को सब कुछ सिखा दूँ। लेकिन कुंदन यह सब सीखना नहीं चाहता और वहाँ से निकल आता है। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और कहती है कि पिताजी की जुबान भले ही सख्त है, लेकिन वह अंदर से बहुत कोमल है। माया कहती है कि इतनी सारी संपत्तियों की देखभाल तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इस पर कुंदन कहता है कि वह कौन यहाँ ज़्यादा दिन टिकने वाला है। जैसे ही माया इस बात को लेकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो वह तुरंत अपनी बात को संभाल लेता है और कहता है कि वह तो सब दिन शहरों में रहा है, गांव में उसे अजीब सा लगता है, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस पर माया उसे गांव में घुमा घुमा कर हर चीज़ दिखाकर बताती है कि यह सब उसके हैं। और जब वह माया को देखकर पूछता है कि और तुम, तो वह कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही हूँ, बहन हूँ। इसके बाद माया एक फूल तोड़ने का प्रयास करती है जो उससे नहीं टूटता, और बहुत मेहनत करने के बाद जब कुंदन उस फूल को तोड़ता है तो वह माया के बालों में उसे लगाकर अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहता है। लेकिन माया उस फूल को सहज हटा देती है और कहती है कुंवारी लड़कियां फूल नहीं लगाती हैं। इस पर कुंदन बम्बई की बात कहकर उसे फूल लगाना चाहता है। तब वह कहती है कि औरत और बहन में अंतर होता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। इसके बाद वह कुंदन को फिर घुमा फिरा कर घर ले आती है। रास्ते में आते वक्त माया की सहेलियाँ मिल जाती हैं। फिर सब कोई मिलकर नाच गान कर रहे होते हैं कि भगत उन सबको ऐसा करते हुए देख लेता है। नाच गाना के बाद जब माया के साथ कुंदन घर लौट रहा होता है तो भगत दोनों को रास्ते में रोकता है। कुंदन बड़ी चतुराई से माया को घर भेज देता है और भगत से बात करता है। भगत उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें 2-4 रुपये के लिए मैंने यहाँ नहीं भेजा है, बड़ी रकम हाथ मारनी है, जल्दी से मेरे हिस्से का पैसा लौटा दो, बाकी तुम्हें जो करना है। इस पर कुंदन 10-12 दिन का समय मांगता है। तब भगत वहाँ से चेतावनी देते हुए चले जाता है कि समय पर पैसे नहीं मिले तो वह सारे पोल खोल कर रख देगा। वायदे के मुताबिक भगत 10-12 दिन का भी मोहलत उसे नहीं देता है और बीच में ही 200 रुपये की मांग करता है। रुपये नहीं देने पर वह पोल खोल देने की धमकी देता है। इसके बाद कुंदन मुनीम से 200 रुपया मांगता है तो उसके पिता शाह जी पूछते हैं कि उसे पैसे क्यों चाहिए, जबकि उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें तो उसे लाकर दे ही दी जा रही है। इस पर वह दान देने की बात करता है तो शाह जी फिर पूछते हैं कि किसे दान करेगा, और जब वह नहीं बताता है तो उसे पैसे देने से मना करवा देता है। कुंदन वहाँ से झल्ला कर बाहर निकल रहा होता है। उसकी माँ वहाँ मिल जाती है और अपनी पेटी से जितना चाहे उतना पैसा लेने के लिए उसे कहती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसके पिता की जुबान चाहे कितनी कठोर हो लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। इसके बाद वह माँ के पैसे नहीं लेता और जब वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तो उसके कमरे में उसके पिता की एक चिट्ठी और 200 रुपये रखे मिलते हैं।
इसे लेकर वो भगत को दे आता है। तब भगत उसे कहता है कि 100-200 रुपये से काम नहीं चलेगा। इस पर कुंदन कहता है कि जब तक चाबी हाथ में नहीं आती है तब तक बड़ी राशि संभव नहीं है। इस पर भगत कहता है कि वह कौन सा तुम्हारा सगा पिता है, उसके तकिए के नीचे चाबी रहती है, एक दिन मौका पाकर उसका टेटुआ दबा दो और चाबी से अलमारी खोल सारे पैसे लेकर चंपत हो जाओ। मेरा हिस्सा मुझे दे दो और बाकी पैसे का तुम जानो क्या करोगे। भगत को पैसे देकर जब कुंदन लौट रहा है तो माया एक पेड़ से झूलते हुए वह पाता है। फिर दोनों मिलकर गाना गाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रात में कुंदन एक सपना देखता है जिसमें वह माया को सारी बातें सच सच बता रहा होता है कि वह उसका भाई नहीं, एक चोर है और खूनी है और उससे प्यार करता है। उसके इस बात से माया रूठ कर भाग जाती है और बहन ही बने रहना चाहती है। इस पर माया वह चिल्ला उठता है और उसकी नींद टूट जाती है। तब माया भैया भैया कहते हुए उससे आकर लिपट जाती है और सपने में उसके डर जाने की बात बताती है। इस पर कुंदन माया को भैया की जगह उसका नाम लेकर बोलने के लिए कहता है और उसे इस बात की इजाज़त देने की भी बात करता है। इस पर माया कहती है कि बात मेरी और तुम्हारे तक सीमित नहीं है, और भी लोग हैं। और जब कुंदन यहाँ से निकल कर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी माँ मिल जाती है और अपने पुरखों का आभूषण दिखाते हुए कहती है कि यह हार उसकी पत्नी के लिए है। तब वह उस हार को लेकर माया को पहनाना चाहता है, लेकिन माया उसे पहनने से इनकार कर देती है कि यह हार घर की बहू यानी कुंदन की पत्नी के लिए है और वह किसी और के घर की रानी है, वहाँ की हार पहनेगी। लेकिन जिस अंदाज से कुंदन माया से बात करता है, माया को थोड़ा शक होता है और वह माँ के पास जाकर पूछती है कि माँ, भैया बचपन में गायब कैसे हुए थे। माँ उससे पूछती है क्या उसने कुछ किया क्या। इस पर क्योंकि वह बहुत दिनों तक बाहर रहा है, गांव की बहुत सारी बातों को वह नहीं जानता है, लेकिन माया उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से निकल जाती है। कुंदन के पिता शाहजी अपनी बेटी माया का वर देखने के लिए उसके पिता से बातें करने जा रहे होते हैं, तो कुंदन को बुलाकर जब तक वह लौट कर नहीं आते हैं तब तक सारी बातों पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं। इस पर कुंदन माया की शादी का विरोध करता है। उसके पिता तब उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शादी का विरोध करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, और फिर तुम्हें यह विरोध करने का अवसर तब मिलता जब कि लड़का अच्छा नहीं होता, कुल खानदान अच्छा नहीं होता। इस पर कुंदन कहता है कि लेकिन लड़की ने तो लड़का नहीं देखा, और ऐसा कहकर वहाँ से चला आता है। रास्ते में उसे माया मिलती है। माया को उस पर कुछ संदेह होता है। तब वह एक राखी लेकर कुंदन को अपने पास बुलाती है और राखी बांधने का प्रयास करती है, लेकिन कुंदन उससे राखी नहीं बंधवाता और कहता है कि उसे पुराने रस्म रिवाज पसंद नहीं है। तब माया उससे पूछती है क्या उसने अपने मन के विरुद्ध कभी कुछ नहीं किया है। साथ ही वह उसे बताती है कि उसकी सखियाँ अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती थी, तो वह मजबूरी में दीवार पर राखी बांधती थी। आज भगवान ने अवसर दिया तो उसका भाई उसका अधिकार छीन रहा है। लेकिन इतना कहने पर भी कुंदन बिना राखी बंधवाए ही वहाँ से चला आता है। एक दिन भगत फिर कुंदन से पैसा मांगने आ जाता है और वहाँ हल्ला करने लगता है। तब कुंदन भगत को वहाँ से लेकर उसके अड्डे पर आ जाता है। भगत के पीछे कुंदन को जाते हुए माया देख लेती है और छुपते छुपाते उसके अड्डे पर वह भी पहुँच जाती है और उन लोगों के बीच हो रही बातचीत को सुनती है। यहाँ भगत कुंदन को साफ चेतावनी देता है कि वह कौन सा तुम्हारा अपना बाप है जो तुम वहाँ रह रहे हो। तुम तो वहाँ डाका डालने गए हो और वहाँ उस लड़की माया से प्यार कर बैठे हो। तुम उस बूढ़े खूसट और बुढ़िया से भी प्यार कर बैठे हो। जैसे ही भगत शाहजी के लिए बूढ़ा खूसट शब्द बोलता है, कुंदन बना बाबू उसे एक थापड़ रसीद करते हुए कहता है कि हाँ, उसे माया से प्यार है और सब लोगों से प्यार है, और वह अगर इस तरह की बातें बोलेगा तो वह उसे मार देगा। लेकिन वह यह भरोसा देता है कि सारे पैसे मैं लाकर दूंगा और जब तक पैसे लाकर नहीं देता हूँ मैं वहीं रहूँगा। हालांकि भगत भी उसे चेतावनी देता है, लेकिन भगत का साथी कुंदन बने बाबू को मारना चाहता है, तो भगत उसे बीच में रोकता है कि इसे मार दोगे तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। माया इन सब बातों को सुनकर इससे पहले कि कुंदन घर पहुँच जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि वह कुंदन बने बाबू का सारा पोल खोल देगी और अपने माँ और पिताजी को बता देगी कुंदन बाहरी और डाका डालने आया है। लेकिन फिर उसे अपनी माँ और पिताजी के बीच हो रही उस बात की याद आती है जहाँ दोनों कुंदन के चले जाने के डर से यह कहते हैं कि अगर कुंदन चला गया तो वे दोनों जिंदा नहीं रह सकेंगे। माया यह सब सुनकर किंग कर्तव्य मूड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। एक दिन शाहजी और उसकी पत्नी रुक्मिणी शतरंज की बिसात पर बैठे हुए हैं। रुक्मिणी की चूंकि आंख नहीं है इसलिए वह उसकी तरफ से माया चाल चलती है। कुंदन को वहाँ खड़ा देख शाहजी भी कुंदन से वो यह कहकर अपने पास सा चलने की अनुमति देता है कि माँ की तरफ से अगर बेटी है तो पिता की तरफ से बेटा। कुंदन शतरंज की जो भी चाल चलता है माया उसकी काट करते हुए
उस ऐसे चाल चल देती है कि कुंदन को अपनी चली हुई चाल भी वापस लेना पड़ता है। साथ ही साथ बहाने भी वह बनाने पड़ता है, और वह इस खेल के बहाने माया कुंदन की असलियत की पोल भी खोलते रहती है। इस खेल में अपनी आसन्न हार को देखकर कुंदन शतरंज की बिसात को ही उलट कर वहाँ से चल देता है और अपने हालात को लेकर सोचने लगता है कि वह कहाँ आकर इस भंवर जाल में फंस गया। माया भी उसे दूर से ही देखती है कि वह आगे क्या कुछ करने वाला है। इस बीच भगत आकर उसे धमकी देता है कि आज ही रात जब कोई शादी को लेकर व्यस्त है, सारे जेवर खरीदा गए हैं, तो माया के सारे जेवर और अलमारी में रखे पैसे और कीमती सामान लेकर उस तक पहुंचा दो। कुंदन बना बाबू 1-2 दिन का समय मांगता है कि शादी हो जाने दो, उसके बाद फिर ला दूंगा, लेकिन वह नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें आज ही यह सब करना होगा और कल 3 बजे तक का समय देता हूँ। कुंदन बना बाबू पहले तो अलमारी से सब सामान निकालता है, लेकिन जब वह वहाँ एक इश्तिहार देखता है गुम हुए बेटे के, और साथ ही वह उस बल्ली के कहे हुए उस घटना की याद आती है जिसमें उस बच्चे के अंतिम निशानी रहने की बात करती है, तो उसे याद पड़ता है कि वह बल्ली ही इस परिवार का असली वारिस है। तब वह अपना मन बदल लेता है, क्योंकि उसने ही बल्ली की हत्या की है, और फिर वह अलमारी में सारे जेवर और सारी चीज़ों को रख रहा होता है कि भगत अपने आदमी के साथ वहाँ आ जाता है। उसे ऐसा करते देखकर भगत पूछता है कि तुम सब फिर अलमारी में क्यों रख रहे हो। इस पर कुंदन बना बाबू कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। अब चाहता है भगत और उसके आदमी कि जल्दी से जल्दी इसे ले लें, और कुंदन उसे रोकता है। तो इस बीच में वह कुंदन को मार पीट कर सारी संपत्ति लूट कर ले जाता है। इस बीच माया की नींद खुल जाती है और वहाँ आती है तो कुंदन को घायल पाती है। कुंदन उस चोर का पीछा करने की बात करता है, और माया कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हें मार डालेंगे। इस पर कुंदन बना बाबू कहता है कि मैं शतरंज की खेल की बाजी से भाग सकता हूँ, लेकिन जान की बाजी लगाने से मैं नहीं भागता। ऐसा कहकर वह भगत के पीछे निकल जाता है। उधर कुंदन बना बाबू भगत और उसके साथियों से चोरी किए से सारे संपत्ति को वापस लाने के लिए जाता है। इधर माया के घर उसकी शादी की बारात आने लगती है। उसके पिता साजी इस चिंता में डूब जाते हैं, तो बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया, दूसरे घर में सारी संपत्ति लूट गई, अब बारात वालों को वह क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन इस बीच कुंदन अकेले ही भगत और उसके सारे साथियों को मार पीट कर उसके सारे जेवरात वापस लेकर चला आता है। वहाँ भी वह चिताता है भगत को कि वही उसने ही उसके घर के वारिस की हत्या की है, और यह बात वो किसी को बताए नहीं तो उसको मार देगा। और फिर वह सारे संपत्ति को लेकर वहाँ से चला आता है। और फिर जब वह यहाँ आकर शादी में शामिल होता है, सारे गहने दे देता है और शादी धूमधाम से हो रही होती है। तभी इंस्पेक्टर अमित वहाँ आ जाता है और बाबू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बाबू कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों लेने आए हो, लेकिन माया की शादी हो जाने दो, क्योंकि बल्ली मेरे हाथों मारा गया था और वही इस घर का वारिस था, इसलिए मुझे उसका कर्ज उतारने दो। तब इंस्पेक्टर अमित कहता है कि शायद तुम इस मामले में बरी हो जाओ। और जब माया अपने ससुराल जा रही होती है तो पहले तो कुंदन दूर खड़ा रहता है, लेकिन बाद में वह माया के पास आकर खड़ा हो जाता है। माया उसे कुछ बोलने के लिए कहती है तो वह कहता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं बाहरी बना रहा तब तुम यहाँ थी, और अब मैं यहाँ का हूँ तो तुम बाहरी बन रही हो। तब माया कहती है कि मैं इस सारी बातों को जानती हूँ, लेकिन हर कोई झूठ में ही खुश है, माता भी, पिता भी, मैं भी और तुम भी। तब फिर बीते बातों को भूल जाओ, और इसके बाद डोली आगे बढ़ जाती है और फिल्म की कहानी वहीं समाप्त हो जाती है।